फ़खर भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। फ़खर, देखिए अलीना, जो भट्टी साहब पहले एक बात कह रहे थे ना कि जजेस के अंदर ये सोच है कि अगर ये आईनी अदालत बन जाती है और अख्तियारात चले जाते हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बैठने का क्या फ़ायदा, जहाँ पे आम लोगों को इंसाफ मिलता है, आम लोगों के मुकदमात सुनने होंगे। देखिए अदालतें जो बनाई जाती हैं वो ये सियासी मुकदमात के लिए नहीं, ये आम आवाम को ही इंसाफ देने के लिए होती हैं। और अगर ये जजेस के जो भी आइन के तहत आइनी तरमीम के हवाले से जो कि मैं समझता हूँ जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है मीडिया में वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कल भी कहा कि वो हमारी जो लीगल टीम है वो काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। एक बात तो ये होगी। दूसरा जो मज़र साहब कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ा एज है अफ़गानिस्तान की वजह से, मैं नहीं समझता कि वो एज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को कोई सच इस तरह का है। इलेक्शंस जब होने थे उससे एक हफ़्ता या 1 या 2 हफ्ते पहले मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा अफ़गानिस्तान पे गए। वहाँ पे उन्होंने काबुल में भी जो अफ़गान गवर्नमेंट के हैं उनसे मुलाकात की और फिर कंधार में जो अफ़गान शूरा है मेन उनसे भी मुलाकात की। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि कोई उसका इम्पैक्ट इस तरह जो मौलाना फजलुर रहमान के उसके इलेक्शन के ऊपर नहीं आया। वो अपनी जो डेरा इस्माइल खान की आबाई सीट हैं वो भी हार गए। तो जो मौलाना फजलुर रहमान का बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट है या क्लैश है वो पीटीआई के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में ही है। बलूचिस्तान में अब भी उनको उसी तरह जो है वो सिंगल लार्जेस्ट शायद वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर जो उनके बलूचिस्तान असम्बली में वो हो सकते हैं। और दूसरा जो एक और चीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान के हक़ में जारी है वो बलूचिस्तान में जो 20 सीटें बढ़ाने के हवाले से है या जो 65 से 81 कर रहे हैं 16 सीटें बढ़ाने के हवाले से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये तमाम उसके लिए जिस तरह आइनी तरमीम में भट्टी साहब कह रहे थे कि ये एक बड़ी तहरीक अवाम में वो चल जाएगी, वो वकला उसमें आ जाएंगे। देखें ये जो इस आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा था उसमें यह भी था कि जो 2/3 होंगे जुडिशरी के ख़ासतौर के ऊपर हाई कोर्ट्स के वो वकला से लाए जाएंगे। तो वकला के लिए भी इस आइनी तरमीम में जो है हुकूमत ने वो जो कैंडीज होती हैं वो रखी हुई हैं। तो इस तरह के जो आइनी तरमीम के हवाले से बाकी जो मैं समझता हूँ कि मुशावरत और मौलाना फजलुर रहमान अपना कुछ कैरेट्स है वकला बरादरी के लिए भी, लेकिन अभी तक जो हामिद खान या दीगर वकला के हम बयान सुन रहे हैं वो ज़्यादा कुछ खुशाइंद है नहीं है। मज़र अब्बास साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, लॉयर्स तहरीक का इंदिया दिया जा रहा है या इशारा किया जा रहा है, क्या आप इसको मटीरियलाइज होता हुआ देख रहे हैं या आप समझते हैं हालात व वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? अगर कुछ तहरीक चलती भी है या बाकायदा ऐलान भी हो जाता है तो वो उसके नतीजे में हो कुछ नहीं पाएगा। देखिए जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना डोगर साहब वगैरह की, डोगर साहब वगैरह पीसीओ जजेस थे और उस वक्त पीसीओ जजेस के हवाले से ऑलरेडी एक उनके खिलाफ रेजिगनेंट पाई जाती थी। तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक पोजीशन ले ली तो पूरी लॉयर्स मूवमेंट उनके पीछे लग गई। अब यहाँ इस सिचुएशन में एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि अगर फर्ज करें कुछ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस आने वाले या कुछ और जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रिजाइन कर देते हैं, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन हो जाता है, तो उस तहरीक तो दूर की बात है, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फिर तो सिस्टम बचेगा ही नहीं। तो वो एक अलग बिल्कुल एक नया सिनेरियो सामने आ जाएगा। तहरीक देखिए, अगर एक चीफ जस्टिस को आपने 2 चीफ जस्टिस को हटा दिया, उसके बाद इतनी बड़ी तहरीक चली, तो अगर एक एन ब्लॉक रेजिग्नेशन आ जाते हैं जजेस के, तो उसके बाद फिर क्या रहेगा? तो उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं जाएगी, उसके बाद सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं जाएगी, उसके बाद फिर सिस्टम जाएगा। क्यों सर? तो ये इस जजेस रिजाइन कर देते हैं तो फिर तो हुकूमत के पास है ना तरीका, नए जजेस अपॉइंट हो सकते हैं। क्या इतने बड़े पैमाने तो, लेकिन इतना आसान थोड़ी होगा अलीना, क्योंकि जाहिर है पीपल लाइक, मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूँ विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मंसूर अली शाह, ये सारे जजेस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिनके खत का आज तक हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ लापता हो गए, तो वो सारे जो अगर एक साथ आके खड़े होते हैं तो फिर तो इस गवर्नमेंट का जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। ये गवर्नमेंट बिल्कुल एक पीसीओ की गवर्नमेंट नजर आएगी। सर एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो जो 6 जजेस के खत के बारे में आप बात करें, कता कलामी की माजरत सर, फैक्ट चेक, वो जो खत की आप बात कर रहे हैं वो जस्टिस काजी फायजीसा ने एक केस की समाअत के दौरान कहा था, शायद जस्टिस मुसरत हिलाली जो कि बेंच का हिस्सा है वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इस वजह से वो मामला टेकअप नहीं हो सक रहा है। सो ऐसा नहीं है कि वो कहीं गुम हो गया। सॉरी, अब मुझे याद आया, अभी जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था ना नया अदालती साल, तो इस मौके पर जस्टिस काजी फायजीसा से सवाल हुआ था बाकायदा।
उस पे क्लैरिफाई किया। मैं तो अलीना एक सिंपल सी बहुत बात कह रहा हूँ। देखिए फायद ईसा साहब के पास बहुत अच्छा मौका है। फायद ईसा साहब अपनी टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वो किसी सिस्टम का हिस्सा ना रहे मेरी, और जो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस में एक नई सुप्रीम कोर्ट आती है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते हैं, उस प्रोसेस को चलने दें खुदा के लिए। उसमें रुकावट डालेंगे आप तो कुछ नहीं बचेगा। ये आईनी तरमीम, ये सारी चीजें तरमीम सब धरी की धरी रह जाएंगी। हमने माजी से सबक नहीं सीखा, खुदारा सबक सीख लें। सिस्टम और तहरीकें जो हैं वो कामयाब भी होती हैं, नाकाम भी होती हैं, लेकिन तहरीकों से एक चीज साबित होती है कि गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, उसके लिए कभी भी खुशगवार नहीं होती। ये अगर सबक सीख लें, जिन लोगों ने माजी में हुकूमतें की हैं वही सबक सीख लें जो अब भी हुकूमत में हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है।